हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कैम बूस्ट में। तो आज हम लेकर के आए हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का लेक्चर नंबर 13। आज के लेक्चर में हम थर्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल देखने जा रहे हैं। अगर आपको कार्बे कैटायन और कार्बे एनायन के बारे में जानना है तो आप इस चैप्टर की सीरीज़ को प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ हमने उनको पूरी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए आज के लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। Well, that scratch is making me itch. तो चलिए हेडिंग लगाएं फ्री रेडिकल्स। सबसे पहले हम फ्री रेडिकल की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसको एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। केमिकल स्पीशीज कैरिंग an odd or unpaired electron ऐसी केमिकल स्पीशीज को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। एग्जाम्पल से देखते हैं, ऐसी बात नहीं करते। यानी वो केमिकल स्पीशीज जिनके पास या तो ओड इलेक्ट्रॉन हो या अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी केमिकल स्पीशीज को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ऐसी डेफिनेशन बोल रही है। तो एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया हमारे पास, इसका नेम है मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर ओड इलेक्ट्रॉन है और अनपेड इलेक्ट्रॉन है। या हम बोल सकते हैं Cl फ्री रेडिकल, यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल। ऐसे बहुत से एग्जांपल हम दे सकते हैं जिसमें हमारे पास ओड इलेक्ट्रॉन हो और उन स्पीशीज को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो आइए इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहला कि जो फ्री रेडिकल हैं ये काफ़ी रिएक्टिव हैं। हमें इस बात का पता है क्योंकि रिएक्टिव इंटरमीडिएट की डेफिनेशन ही यही है। तो ये रिएक्टिव क्यों हैं? ये रिएक्टिव है बेसिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन ओड इलेक्ट्रॉन। जैसे इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा होगा और स्टेबिलिटी आएगी। तो हम लिख सकते हैं कि फ्री रेडिकल्स आर also short-lived and highly reactive and have strong tendency to accept a electron, to accept an electron। वो इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करना चाहेगा? कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। चलो, पहला क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हुआ कि आखिर फ्री रेडिकल रिएक्टिव क्यों है। ये इसलिए रिएक्टिव हैं क्योंकि रिएक्शन होने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन तो क्लियर हुआ कि फ्री रेडिकल स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी क्यों रखते हैं टुवर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा, ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो और उनकी अट्रैक्शन हो टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? वेरी नाइस, इलेक्ट्रोफाइल। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जानना है तो आई टैब पर क्लिक कर सकते हैं, वहां मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। तो लिख सकते हैं हम, दिस स्पीशीज आर आल्सो regarded as इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। और आपको मैं एक और बात बता दूं
कि जो फ्री रेडिकल्स हैं दे आर पैरामैग्नेटिक नेचर, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जिनको नहीं पता पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ कौन सी स्पीशीज़ होती हैं, उनको मैं बता दूं कि पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ है जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। अगर कोई स्पीशीज़ ऐसी है जिसके पास पेड इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे स्पीशीज़ को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसके पास ओड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हमने इसको बोला दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एक बार पूरी स्टोरी को रिपीट कर लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फ्री रेडिकल्स। हमने डेफिनेशन देखा, ऐसी केमिकल स्पीशीज़ जिनके ऊपर ओड इलेक्ट्रॉन हो या अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे स्पीशीज़ को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। एग्जांपल देखा मिथाइल फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। फिर हमने देखा कि फ्री रेडिकल भी बहुत शॉर्ट लिव्ड हैं और हाईली रिएक्टिव हैं, जैसा कि हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट की डेफिनेशन में भी देखा। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि इनकी अट्रैक्शन क्यों है इलेक्ट्रॉन की तरफ। वो इसलिए है ताकि ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और ये स्टेबल होना चाहेंगे। और ऐसी स्पीशीज जिनकी अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। और ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर हैं क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसे नोट करें, फिर हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल्स को कैसे जनरेट किया जा सकता है। तो चलिए फ्री रेडिकल्स में ही आगे हेडिंग लगाएं, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। बेसिकली फ्री रेडिकल्स are generated by होमोलिटिक क्लीवेज। अगर आपको होमोलिटिक क्लीवेज के बारे में जानना है तो आप फर्स्ट लेक्चर को रेफर कर सकते हैं, वहाँ हमने होमोलिटिकल क्लीवेज को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। जनरेटेड बाय होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड either by heat और by light, या तो हीट की प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में। अभी हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल की जनरेशन का। Cl रिएक्शन हमने प्रोसीड की या तो हीट की प्रेजेंस में या हम बोल सकते हैं लाइट की प्रेजेंस में। वहाँ किसकी फॉर्मेशन होगी, फ्री रेडिकल की। फर्स्ट लेक्चर में ही हमने एरो नोटेशन में देखा था कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दिखाना हो तो हम हाफ हेडेड एरो यूज़ करते हैं। ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ। बेसिकली होमोलिसिस का मतलब होता है कि जो दो एटम कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। इन अदर हम बोल सकते हैं कि हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के मॉलिक्यूल को लीव करता है। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है वो बन जाती है क्लोरीन फ्री रेडिकल की। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड का एग्जांपल देख सकते हैं हम। C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। जब हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं या तो हीट के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में, तो हमारे पास होमोलिसिस होता है। और होमोलिसिस हमने डिस्कस किया कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स जॉइनिंग थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, कि कोवलेंट बॉन्ड से जो दो एटम या मॉलिक्यूल जुड़े पड़े हैं वो दोनों के दोनों इक्वली इलेक्ट्रॉन ले लें, यानी हाफ इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं इस ऑक्सीजन की तरफ और हाफ बोल सकते हैं हम इस ऑक्सीजन की तरफ। तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। और हमारे पास यहाँ फॉर्मेशन होनी है फिनाइल फ्री रेडिकल की। वो फॉर्मेशन होगी फर्दर एक स्टेप से, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर, इस इलेक्ट्रॉन पेयर का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर और एक इसके पास। तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी C2C6H5 फ्री रेडिकल, यानी फिनाइल फ्री रेडिकल प्लस यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास बन गया फिनाइल फ्री रेडिकल C6H5। तो चलिए एक बार हम जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स को रिकैप कर लेते हैं।
हमने देखा कि फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है होमोलिटिकल क्लीवेज से, यानी ये दो एटम जुड़े हैं आपस में थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, उसका एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास, और क्लीवेज होके हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। हमने देखा कि जब हमने क्लोरीन को या तो हीट की प्रेजेंस में रिएक्ट किया या लाइट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास फॉर्मेशन हुई दो क्लोरीन फ्री रेडिकल की, एक इलेक्ट्रॉन एक Cl एटम के पास और एक इलेक्ट्रॉन एक Cl एटम के पास। ऐसे ही हमने देखा बेंजोइल पेरोक्साइड में, और हमारे पास फॉर्म हुई फिनाइल फ्री रेडिकल्स की। तो चलिए आप इसे नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स की तरफ। तो चलिए फर्दर हेडिंग लगाएं, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। हमारे पास जो सबसे पहले सिंपलेस्ट फ्री रेडिकल होता है वो होता है मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल, और इसे हम कई बार 0 डिग्री फ्री रेडिकल भी बोल देते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास इथाइल फ्री रेडिकल। इथाइल फ्री रेडिकल, और इसे हम बोलते हैं प्राइमरी फ्री रेडिकल। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है वो डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच है। ऐसा ही हमने कार्बोकैटायन में भी देखा था और कार्बे एनायन में भी। उसके बाद आता है हमारे पास आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, जो कि कौन सा फ्री रेडिकल है हमारे पास? वेरी नाइस, सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। क्यों है ये सेकेंडरी? क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है वो डायरेक्टली अटैच है कितने कार्बन से? 2 कार्बन से। ये आ गए हमारे पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और हमारे पास थर्ड है टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, क्योंकि जो फ्री रेडिकल है वो डायरेक्टली अटैच है कितने कार्बन से? 3। तो हम लिख सकते हैं टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। यह है हमारे पास टर्शरी। तो आप इस क्लासिफिकेशन को नोट करें, फिर हम प्रोसीड करते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बे एनायन की तरफ। में ही आगे हेडिंग लगाएं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले हम कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर के, फिर हम उसको ड्रॉ भी करेंगे। सबसे पहला फीचर है कि द एल्काइल फ्री radicals are planar species। अब अगर वो प्लेनर स्पीशीज है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल होगा वो कौन सा हाइब्रिडाइज होगा? वेरी नाइस, sp2 हाइब्रिडाइज, जैसा कि कार्बोकैटायन के केस में हमने देखा था। द कार्बन कैरिंग odd और unpaired इलेक्ट्रॉन is sp2 hybridized। ठीक है जी, अब हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं और फिर इन फैक्ट्स को अप्लाई करते हैं। कार्बन प्लेनर स्पीशीज है तो हम उसकी प्लेनर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहे हैं। आर आर आर, हमारे पास आर यहाँ पर क्या है? आर हमारे पास यहाँ कोई भी मोनोवैलेंट एटम हो सकता है या ग्रुप हो सकता है। मोनोवैलेंट एटम जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है जैसे कि CH3 हो गया। अगर मान लो R H H H है तो हमारे पास कौन सा फ्री रेडिकल आ जाएगा? यस, मिथाइल फ्री रेडिकल। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल है वो जिस प्लेन में R है उसके परपेंडिकुलर है। और जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है दे फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड विद R, और R हमारे पास क्या है? मोनोवैलेंट एटम या मोनोवैलेंट मॉलिक्यूल। ग्रुप भी लिख सकते हैं, मोनोवैलेंट एटम, मॉलिक्यूल की जगह लिखे यहाँ ग्रुप, मोनोवैलेंट एटम या मोनोवैलेंट ग्रुप। और इस 2p ऑर्बिटल में है हमारे पास जो R हैं ये आपस में 120 डिग्री एंगल पे हैं।
कितने एंगल पे? 120 डिग्री एंगल पे। और जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑब्वियसली अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो वो उसकी कैसा स्ट्रक्चर होगा? प्लेनर स्पीशीज। द कार्बन कैरिंग ओड इलेक्ट्रॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज। और जो sp2 हाइब्रिडाइज हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, ये फॉर्म कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड विद 3r ग्रुप। r क्या है हमारे पास? या तो मोनोवैलेंट एटम जैसे कि H या ग्रुप CH3। और जो 2p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज, वो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग r, यानी जिस प्लेन में r है उससे परपेंडिकुलर प्लेन में हमारे पास 2p ऑर्बिटल है, जिसके अंदर एक क्या है, हम लिख भी सकते हैं ओड इलेक्ट्रॉन। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से इनकी हाइब्रिडाइजेशन हुई। वैसे आप इसको नोट मत करना, फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ। कभी टाइम लगा तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर हम डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p2। अब अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो 2s में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और p में हमारे पास हो जाएंगे 3। मैं एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड में तो 2s2 है, लेकिन जब एक्साइट कर दिया तो p में एंटर कर गया एक इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास कितने ग्रुप अटैच करने हैं हमको? 1 2 3। तो एक इससे हो गया, एक इससे हो गया, एक इससे हो गया। तो हमारे पास कितने sp? एक s 2p sp2, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। देखो है ना 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन तीनों ने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिया विद r। r क्या है? कोई मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप। और देखो जो 2p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है इसके अंदर सिर्फ एक ओड इलेक्ट्रॉन है। देखिए जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल है इसके अंदर एक ओड इलेक्ट्रॉन है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, ये बस मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया था। तो चलो एक बार ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि जो फ्री रेडिकल हैं वो प्लेनर स्पीशीज हैं, यानी जिस कार्बन के ऊपर ओड इलेक्ट्रॉन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होगी। हमने देखा कि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विद r, और r क्या है? मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के, जिस प्लेन में हमारे पास 3 r हैं, और जो ये दो ग्रुप है एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। होपफुली आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।